Question number 18th. What is the amount of cobalt-60 necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie? पहले तो ये क्यूरी क्या है, I'll tell you. Its half life being 5.3 years. अगर क्वेश्चन नंबर 17 आपको याद होगा तो let us go back to question number 17 first. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको हाफ लाइफ दिया है स्ट्रॉन्शियम का 28 इयर्स, आपको मास दिया है 5 मिलीग्राम एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब डीके रेट. डिसइंटीग्रेशन रेट, डीके रेट और एक्टिविटी तीनों एक ही चीज है. क्वेश्चन नंबर 17 का एग्जैक्ट उल्टा है. लुक, हाफ लाइफ इज गिवन टू यू, मास इज गिवन टू यू एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन रेट. एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपको हाफ लाइफ टाइम दिया है, आपको यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन रेट दिया है, डीके रेट दिया है मतलब 10 मिलीक्यूरी, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड. मतलब पिछले केस में मास दिया था, एक्टिविटी पूछा था, इस केस में एक्टिविटी दिया है और मास पूछा है. तो ये जो मिलीक्यूरी है, व्हाट इज दिस मिलीक्यूरी? इफ यू रिमेम्बर, कल हमने एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने बोला था डीपीएस. रिमेम्बर, डीके पर सेकेंड. डीपीएस स्टैंड्स फॉर डीके पर सेकेंड. अगर एक सेकेंड में एक न्यूक्लियर डीके होता है तो उसको आप बोलते हो 1 डीके पर सेकेंड. इसका अल्टरनेट नाम है बैकविरल. कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर आपके पास है, उसका अगर एक ही न्यूक्लियर एक सेकेंड में डीके होता है तो उसको बोलते हो डीपीएस, डीके पर सेकेंड, या फिर 1 बैकविरल ऑफ एक्टिविटी. अभी जो 1 बैकविरल ऑफ एक्टिविटी है, इट इज टू स्मॉल यूनिट, क्योंकि हमको पता है कि एक सेकेंड में एक डीके तो होता नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ डीके इन 1 सेकेंड. तो एक सेकेंड में अगर 37 बिलियन डीके हो जाए उसको बोलते हो 1 क्यूरी. तो 1 क्यूरी, 1 CI इज 37 बिलियन. 37 into 10⁹ डीपीएस. मतलब डीपीएस लिख सकते हो या बैकविरल लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा, बोथ आर द सेम थिंग. तो 1 क्यूरी इज 37 बिलियन बैकविरल. सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, 2 सिटीज का डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल यूनिट, तो आप मेजर करते हो किलोमीटर्स में. वैसे ही जब आपको एक्टिविटी मेजर करना है तो बैकविरल इज वेरी स्मॉल यूनिट, यू मेजर एक्टिविटी इन क्यूरी. तो हमारे पास गिवन डेटा में हाफ लाइफ पीरियड दिया था. तो इन द गिवन डेटा व्हाट वी हैव बीन गिवन इज हाफ लाइफ टाइम 5.3 इयर्स. तो टी हाफ इज 5.3 ईयर. हर एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365. हर एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. हाउ मेनी मिनट्स? 60. एंड हाउ मेनी सेकेंड्स? 60. So this is half life period in seconds. 5.3 into 365 into 24 into 60 into 60. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 5.3 into 365 into 24 into 60 into 60. 1.67 into 10 raised to 1 2 3 4 5 6 7 8. 1.67 into 10 raised to 8 seconds. 1.67 into 10 raised to 8 seconds, roughly. This is half life time of cobalt-60. और आपको क्यूरी में लिखा है, मतलब एक्टिविटी दिया है. एक्टिविटी मतलब dN/dt. तो dN/dt आपको बताया 10 मिलीक्यूरी. 10 मिलीक्यूरी मैंने अभी भी बताया, एक क्यूरी मतलब कितना बैकविरल? 37 बिलियन. और 10 raised to -3 आता है मिली, तो 10 into 10 raised to -3. एंड 1 क्यूरी इज 37 बिलियन या फिर 3.7 into 10 raised to 10. किसमें? बैकविरल में. और ऐसा यूनिट कौन है? बैकविरल है, नॉट क्यूरी. देन 10 raised to 10 -3, 7 और 1 8. तो 3.7 into 10 raised to 8 ये मिल गया आपको एक्टिविटी ऑफ द सैंपल. dN/dt आपको मिल गया. आपको फाइंड करना था क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड. अमाउंट मतलब मास, तो आपको फाइंड करना है मास. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? dN/dt दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? dN/dt एक ही फॉर्मूला है हमारे पास. dN/dt इक्वल टू minus lambda n. Negative sign denotes या indicates that the quantity of sample is decreasing with time. तो हम यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन नहीं लिखेंगे,
we are talking about magnitude here. The negative sign indicates that the quantity decreases with time. That's it. हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है मास. देखो अब एक चीज है, या तो तुम क्वांटिटी मास में मेजर करो या तुम क्वांटिटी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में मेजर करो. फॉर एग्जांपल, each one of you sitting here is like one nuclei, वो that is given by n. अगर मुझे टोटल मास चाहिए तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच. तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो. तो यहां से पहले नंबर तो फाइंड कर लो. अगर नंबर फाइंड करना है तो dn by dt by लैम्डा. तो नंबर तो फाइंड कर लेंगे, बाद में देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू मास. बट डीके कांस्टेंट भी हमारे पास नहीं है. हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ टाइम. तो डीके कांस्टेंट अगर आपको याद होगा, व्हाट इज डीके कांस्टेंट? 0.693 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर टी हाफ कहाँ गया? न्यूमरेटर में. तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास नंबर का. तो नंबर ऑफ एटम्स तुम यहाँ से फाइंड कर लो, फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे. पहले नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, लेटर वी विल सी. So now you have a formula which is ready to be used. Number equal to dn by dt upon 0.693 into t half. तो ये dn by dt हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है बैक में. कितना है? 3.7 into 10⁸ अपॉन 0.693, और ये टी हाफ भी हमने लिखा है 1.67 into 10⁸. तो ये आ गया नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव कोबाल्ट न्यूक्लियाई. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद, ऑलरेडी आई हैव डन दिस, तो इसका नंबर आपको मिल रहा है आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस 8.933 into 10⁻16 एटम्स, और होना भी चाहिए. 10⁸ और 8 कितना है? 16. तो सॉल्व करने के बाद आता है 8.933 into 10⁻16. जितने एटम्स उतने न्यूक्लियाई. सिंपल. तो ये मिल गया आपको नंबर ऑफ एटम्स. तो अब तक आपने क्या किया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखो. ये सीईटी जेईई नीट में भी एक्सपेक्टेड होता है ऐसा क्वेश्चन. तो आपने सबसे पहले ये मिली क्यूरी से आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है? एक्टिविटी है. बट क्यूरी इज नॉट एसआई यूनिट. इसको कन्वर्ट किया बैक्टीरियल में, और कन्वर्जन फैक्टर सिंपल है. 1 क्यूरी इज 37 बिलियन, मतलब 37 into 10⁻9, मतलब 3.7 into 10⁻10. यू आर सपोज टू फाइंड आउट इतना एक्टिविटी मिलने के लिए. रिमेंबर भूलो मत, एक्टिविटी मतलब dn by dt, मतलब एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होता है. ये किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे. मैंने एग्जांपल भी दिया था, जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सैंपल होगा उतना ज्यादा डीके होगा. याद है क्या? आपने एग्जांपल लिया था, सपोज 1% इज डीकेइंग पर यूनिट टाइम. तो 10 न्यूक्लियाई है तो कितना डीके हो गया एक सेकेंड में? 1. 100 है तो कितना हो गया? 10. 1000 तो कितना हो गया? 100. इसका मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा डीके होगा. तो क्वेश्चन में ये था कि अगर मुझे एक्टिविटी 10 मिली क्यूरी चाहिए तो कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 60 नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 10 मिली क्यूरी. तो आपको मास फाइंड करना है, तो हमने पहले नंबर फाइंड कर लिया. तो वी नो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वी नीड टू हैव एक्टिविटी ऑफ 10 मिली क्यूरी. लेकिन नंबर को कन्वर्ट कैसे करोगे मास में? तो कल मैंने आपको बताया था, कल का ही एग्जाम्पल. अरे हाँ, जितना मास नंबर होता है ना, उतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर. अभी इस क्वेश्चन में मास नंबर कितना है? 60. इसका मतलब क्या होता है? 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. इसका मतलब देखो, हमारे पास नंबर है. पिछले केस में हमारे पास मास था, हमने मास से नंबर में कन्वर्ट किया था. अब नंबर से मास में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब एक एटम का मास कितना? फिर 60 by Na. तो 60 by Na ग्राम इज मास ऑफ 1 एटम. तो अगर मुझे n एटम का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? n into 60 by Na, ये मिल जाएगा ग्राम में. और n तो हमने फाइंड करके ही रखा है, 8.933 into 10⁻16 into 60 upon Avogadro number is 6.023 into 10⁻23 ग्राम. ये एक जीरो अगर इसको दे देता हूं तो 10⁻17 और नीचे 10⁻23, मतलब कितना बचा? 10⁻6. ऊपर जाएगा तो -6, तो 10⁻6. यहाँ तक क्लियर? न्यूमरेटर में
न्यूमरेटर में 10 का पावर कितना था, 17 था, वो एक 60 का एक जीरो मिला के कितना था, 17 था, नीचे कितना है 23 है, तो कितना बचा 10⁻6, कहाँ पे नीचे, ऊपर है तो 10⁻, ये रफली रफली 6 और ये रफली रफली 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 8.933 इंटू 10⁻6। अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 8.903 इंटू 10⁻6 ग्राम ऐसा एग्जैक्ट आंसर है। 10⁻6 मतलब होता है माइक्रो, तो 8.903 माइक्रोग्राम। दिस इज व्हाट यू विल गेट डन। दिस इज द अमाउंट ऑफ मास रिक्वायर्ड to produce activity of how much, 10 millicurie. Let us move ahead to the next question. Quick. तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रख लेना, मास नंबर ग्राम ऑफ सम सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगला क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन रेट, ये सब एक ही चीज है, डीके रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, एक्टिविटी, दे आर all of these are same things. So disintegration rate of a sample is 10⁻10 per hour, मतलब एक आर में 10⁻10 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, पैरेंट न्यूक्लियाई will convert into daughter at 20 hours from the start, मतलब जब टाइम का इंस्टेंस 20 आवर था तब डीके रेट कितना है 10⁻10। इट रिड्यूसेस टू 6.3 इंटू 10⁻9 पर आवर आफ्टर 30 आवर, होना भी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा डीके होगा, विद टाइम क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डीके रेट भी क्या होगा, कम होगा। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ एंड इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स इन द सैंपल, तो आपको हाफ लाइफ और इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स इन सैंपल बोला है। इसका मैं एक ही पार्ट लूंगा, आई विल जस्ट हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट इज हाफ लाइफ and to find out number of initial number of radioactive atoms will be left as an assignment, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लो। आपके पास दो डीके रेट है, एक है 10⁻10 और एक है 6.3 इंटू 10⁻9। तो हमारे पास इन टोटल 4 गिवन क्वांटिटीज है, एक है इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, एक है एक्टिविटी एट टाइम t1, देन यू हैव इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, you have activity at time t2। पहला टाइम इंस्टेंट है 20 आवर और उस इंस्टेंट पे एक्टिविटी है 10⁻10 पर आवर। दूसरा टाइम इंस्टेंट है 30 आवर और एक्टिविटी है 6.3 इंटू 10⁻9 पर आवर। एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट हाफ लाइफ, यू आर सपोज टू फाइंड आउट हाफ लाइफ t half, and you are supposed to find out initial number of radioactive nuclei। तो ये मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, यू हैव टू थिंक लिटिल बिट, सिंपल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हाफ लाइफ तुम फाइंड कैसे करोगे, हाफ लाइफ के तो एक ही फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन डीके कांस्टेंट लैम्डा, लेकिन हमारे पास लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो हमको पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या तो डायरेक्टली 0.693 बाय लैम्डा फाइंड कर लो, टी ऑफ हो गया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है, एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी, dn बाई dt। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो dn बाई dt करोगे इन शॉर्ट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अब अगर आपको याद होगा, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया तो e रेज टू माइनस लैम्डा टी को रखा कांस्टेंट और dn0 बाय dt लिखा, करेक्ट। यहाँ पे ये चलेगा नहीं, इस क्वेश्चन में ये नहीं चलेगा। देयर इज वन सिंपल रीजन व्हाई, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर उस पिछले क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट था 3600 सेकेंड्स कुछ तो टाइम था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वहां पे एक्टिविटी आपको दो दी थी, एक आपको दिया था इनिशियल एक्टिविटी का वैल्यू dn0 बाई dt और एक आपको दिया था करंट एक्टिविटी का वैल्यू dn बाई dt। तो एक dn0 बाई dt था, एक dn बाई dt था और टाइम था कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं है तो लिखा ही है ना, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन इसके लिए भी थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज चेक कि कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या है, इनिशियल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि सैंपल आपके पास एक ही है। जब आपके पास सैंपल एक ही हो, सैंपल एक ही है ना, सिर्फ आप दो अलग अलग टाइम के इंस्टेंस देख रहे हो, मतलब 20 आर के बाद क्या हुआ और 30 आर के बाद क्या हुआ, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी क्या था, सेम था। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है, फिर कांस्टेंट है, इसलिए तो पूछा है, इसलिए तो पूछा है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी। तो n0 कांस्टेंट है लेकिन टाइम इज चेंजिंग, तो डेरिवेटिव किसका लोगे, e रेज टू माइनस लैम्डा टी का। तो ऐसे ब्लाइंडली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचो। आपके पास दो टाइम इंस्टेंट है, मतलब टाइम इज वेरिएबल इन दिस केस, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे e रेज टू माइनस लैम्डा टी का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस लैम्डा टी, e रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा टी इज माइनस लैम्डा, तो ये बन गया आपके पास माइनस लैम्डा n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ये आपको मिल गया एक्टिविटी का इक्वेशन, dn बाई dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n0 इंटू e रेज टू माइनस लैम्डा टी। गुड, देन ये इक्वेशन काम में आएगा हमारे। हमको फाइंड करना था टी हाफ। हमारे पास एक इक्वेशन था n का, वहां से हमने क्या बना लिया, dn बाई dt। अब हमारे पास दो वैल्यू है, dn बाई dt 1 एंड dn बाई dt 2। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे, और इंटेंशनली मैं dn बाई dt 1 बाई dn बाई dt 2 करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं dn बाई dt, अच्छा मैं उल्टा करता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। लेट मी डू दिस। क्यों, नाउ रीजन इज वेरी सिंपल। अगर मैं dn बाई dt 2 डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, उसकी वैल्यू क्या थी, व्हाट इज dn बाई dt 2, व्हाट इज एक्टिविटी एट 30 आवर्स, 6.3 इंटू 10⁻⁹। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 6.3 गया तो फिर 6.3 का रेसिप्रोकल फाइंड करो। तो सिर्फ फॉर्मूला पता होने से नहीं होता है, तुमको कैलकुलेशन में नंबर भी देखने पड़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको नीचे लिखता, हाँ, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम 6.3 को जैसे नीचे लिखोगे तो फिर 6.3 का क्या फाइंड करोगे, रेसिप्रोकल। बेटर नॉट टू डू दैट, मत करो वैसा। वैसे फॉर्मूला क्या था, dn बाई dt इज माइनस लैम्डा n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो माइनस लैम्डा n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t1, t1 की t2, t2 अपॉन माइनस लैम्डा n0 e रेज टू t1। कैंसल एंड कैंसल, माइनस माइनस हो गया, प्लस dn बाई dt 2 था 6.3 इंटू 10⁻⁹, और ये है 10⁻10। 10⁻9 और 10⁻10 कैंसल, सिर्फ 10 बचेगा नीचे, इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, e रेज टू माइनस लैम्डा t2 इंटू e रेज टू लैम्डा t1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 6.3 अपॉन 10 बचा, मतलब 0.63 इक्वल टू, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो फिर पावर का आप एडिशन कर दोगे, माइनस लैम्डा t2 प्लस लैम्डा t1। तो 0.63 इक्वल टू e रेज टू लैम्डा कांस्टेंट t1 माइनस t2। तो 0.63 इक्वल टू e रेज टू लैम्डा, t1 इज 20, t2 इज 30। तो 0.63 इक्वल टू e रेज टू माइनस 10 लैम्डा। और माइनस आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक साइड पे e है, दूसरी साइड पे नंबर है, e हटाने के लिए क्या करते हो, लॉग लेते हो। आपको पता है 0 से 1 के बीच के नंबर का लॉग क्या आता है, नेगेटिव। 0 से 1 मतलब 1 से छोटा नंबर अगर हो, 0 से छोटा नंबर का तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डू नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन नहीं होता है वो। लॉग्स आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन 1 से छोटा नंबर हो तो उसका लॉग क्या आता है, नेगेटिव। और इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आना जरूरी था, क्यों, क्योंकि जब लॉग लोगे तो ln ऑफ 0.63, अब ln क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, e है, 10 होता तो क्या रहता, लॉग टू द बेस 10, राइट। ln और e क्या होगा, कैंसल। तो ये जो माइनस साइन है ये यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि डीके कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, you will never see decay constant is negative। तो natural log of 0.63 का ln माइनस 0.462 माइनस 0.462
इक्वल टू -10 लैम्डा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा 0.0462। वाई? फॉर वेरी सिंपल रीजन, ये 10 को शिफ्ट कर दोगे तो डेसिमल 1 से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये मिल गया आपको लैम्डा। हमको क्या फाइंड करना था, टी आर, दैट इज 0.693 अपॉन लैम्डा, मतलब 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0462। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिलता है 15, एग्जैक्टली 15 आना चाहिए आंसर। तो करके देख लो, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0462, 15। और एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पे जो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, 20 और 30, ये किसमें है, r में है। तो फिर ये जो फाइनल आंसर है t हाफ, ये भी किसमें है, r में है। तो t हाफ इज इन r, डन। और दूसरा पार्ट तो मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिया है, वो खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द आइसोटोप कोबाल्ट 57 डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू आयन 57। हमारे पास एक आइसोटोप है ऑफ कोबाल्ट दैट इज विथ मास नंबर 57। इट डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जैसे न्यूट्रॉन कैप्चर तुमने देखा था वैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। इट डिकेज टू आयन 57 विथ हाफ लाइफ ऑफ 272 डेज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे 272 डेज है, हाफ लाइफ किसका है, किसका है, कोबाल्ट का है, क्योंकि कोबाल्ट का ही हाफ लाइफ टाइम आगे लगने वाला है हमको। और यहाँ पे दो अलग अलग आयंस और दो अलग अलग न्यूक्लियस मेंशन किए, एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, तो हाफ लाइफ 272 डेज है। द आयन न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस्ड इन एन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जैसे एटम का एक्साइटेड स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट में नहीं हुआ तो कहाँ होता है, हाई ऑर्बिट में। उसको क्या बोलते हो, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। वैसे न्यूक्लियस का भी एक्साइटेड स्टेट होता है, मतलब वो अनस्टेबल स्टेट है। तो न्यूक्लियस इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्साइटेड स्टेट देन इट डिकेज इमीडिएटली। तो ऐसा आगे बोला ही होगा, the ion nucleus is produced in an excited state and it almost instantly emits gamma radiation। gamma radiation emit मतलब क्या हो गया, decay हो गया। find the mean lifetime मतलब average life and decay constant for cobalt 57 if the activity of radiation source is 2 microcurie now present instant of time। मैंने बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी क्या लिया था आपने, इनिशियल। तो नाउ मतलब क्या, इनिशियल एक्टिविटी। हाउ मेनी कोबाल्ट 57 न्यूक्लियाई डज द सोर्स कंटेन, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है आपसे। व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसका एक्टिविटी कितना होगा वो भी पूछा है। तो लेट अस फर्स्ट नोट डाउन व्हाट इज गिवन डेटा। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ दिया है 272 डेज। तो 272 इंटू, अभी देखो इसमें एक चीज ऐसी है, आप अगर 272 डेज में भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट में, एकदम लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमको सब आर में था तो हमने आंसर आर में लिख दिया। आखिरी में अगर सेकंड में बोला होगा मेंशन इन सेकंड, तो सेकंड्स में मेंशन कर देना। उससे पहला भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, सेकंड्स में लिखा था ना, हाफ लाइफ टाइम सेकंड में लिखा था हमने, लेकिन वो लास्ट में किया। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस इन डेज ओनली, जरूरत पड़ेगी तब कन्वर्ट करेंगे। देन आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है पहले तो डीके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ पूछा है, और क्या पूछा है, डीके कांस्टेंट, और क्या पूछा है, इफ द एक्टिविटी ऑफ द रेडिएशन सोर्स इज, एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी को हम डिनोट कर लेंगे ए से। व्हाट इज ए, dn by dt। ये क्या है, dn by dt। लेकिन नाउ मतलब इनिशियल एक्टिविटी, कितना इनिशियल एक्टिविटी, 2 माइक्रोक्यूरी, 2 माइक्रोक्यूरी। तो जो फाइनल आंसर फाइंड करोगे वो भी किस में रखेंगे, माइक्रोक्यूरी में रखेंगे, ठीक है, आखिरी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ओके, हाउ मेनी
how many nuclei does a source contain? How many nuclei? What is the initial number of radioactive nuclei? What will be the activity after 1 year? Activity पूछा है n, मतलब dn by dt. इनिशियल एक्टिविटी क्या था? dn0 by dt. तो क्या पूछा है? dn by dt. कब? 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर. इसको जो a0 लिखते हो, इसको लिखते हो a of t. a of t मतलब एक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो पहले तो ये सब क्लियर हुआ क्या? यू हैव बीन गिवन हाफ लाइफ टाइम, यू हैव बीन गिवन इनिशियल एक्टिविटी. नाउ बोलना मतलब इनिशियल एक्टिविटी है. तो इनिशियल एक्टिविटी से क्या मिलेगा? इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिल जाएगा आपको n0. आपको पूछा क्या था? हाफ लाइफ टाइम, सॉरी एवरेज लाइफ टाइम, मीन लाइफ, डीके कांस्टेंट, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर. तो कौन कौन से फॉर्मूला यूज करोगे? बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल केस. देखो, सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम दिया है तो आपको मिल जाएगा डीके कांस्टेंट. तो पहले डीके कांस्टेंट फाइंड कर लेना, दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ. सिर्फ इतना है कि यहाँ पे तुमने टाइम रखा है डेज में, तो ये पर डे आएगा. इट विल बी नॉट पर सेकेंड, इट विल बी पर डे. उसके बाद आपको एक बार ये मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एवरेज लाइफ, क्योंकि इट इज 1 अपॉन लैम्डा. बराबर. देन ये दोनों मिल गए तो आपको मिल जाएगा n0. क्यों? क्योंकि आपको एक्टिविटी दिया है इनिशियल. व्हाट इज इनिशियल एक्टिविटी? dn0 by dt इक्वल टू n0 e रेज टू, कर दी ना गलती, ये इनिशियल एक्टिविटी है. व्हाट इज dn by dt? व्हाट इज dn by dt? लैम्डा है. बराबर. तो मैंने बोला dn0 by dt, तो लैम्डा 0, लैम्डा इंटू n0, तो n0 इंटू लैम्डा. बराबर. गुड. देन यहां तक ये समझ में आया? यस और नो? dn by dt इज इक्वल टू n लैम्डा, dn0 by dt इज n0 लैम्डा. लैम्डा तो फाइंड करना ही है ना? यस. हाँ, तो फिर यहां से आपको मिल जाएगा n0. व्हाट इज n0? इनिशियल एक्टिविटी अपॉन लैम्डा. हो गया. इनिशियल नंबर इज इनिशियल एक्टिविटी अपॉन डीके कांस्टेंट. फिर क्या फाइंड करोगे लास्टली? एक्टिविटी आफ्टर. अब ये कैसे फाइंड करोगे? अब आप यूज करोगे ये फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो डीके लॉ. अब इसको यूज करना है. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास n0 है, क्योंकि n0 हमने अभी थर्ड केस में फाइंड किया, मतलब करेंगे कैलकुलेट ऑफ कोर्स. तो इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन को लिंक लगता है. तुम पहले कुछ भी कैलकुलेट करोगे, ऐसा चलता नहीं है. तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट सीक्वेंशियली, फाइंड आउट व्हाट इज डीके कांस्टेंट, फाइंड आउट व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम, या फिर जो भी पूछा होगा एवरेज लाइफ टाइम. तो एवरेज लाइफ टाइम पूछा तो वो फाइंड कर लो. फिर फाइंड कर लो व्हाट इज इनिशियल नंबर. फिर आपको पूछा एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर, तो क्या करोगे? dn by dt. dn by dt इक्वल टू n0 तो मिल गया ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना n0. यस और नो? हाँ. तो इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे. तो e रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा. ये मिल जाएगा आपको एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर. लैम्डा की वैल्यू तो आप फाइंड करने ही वाले हो. टी 1 साल है तो पता ही है, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे, मिल जाएगा आपको एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर. दिस इज व्हाट यू कैन डू इजी. तो अब सारे फॉर्मूलाज हो गए रेडी. तो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. तो सबसे पहले डीके कांस्टेंट इज 0.693 अपॉन टी हाफ. पर डे है ये पर डे है. तो दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. टी हाफ कितना था? 272. तो बस इसको सॉल्व करना. 0.693 डिवाइडेड बाय 272. तो 0.693 डिवाइडेड बाय 272, 0.002547 पर डे. 0.002547 पर डे. डे इनवर्स 2547. ठीक है, 2547 पर डे. अब बराबर करेक्ट. हाँ, अगर अभी इन्होंने आंसर क्या किस में दिया है मुझे पता नहीं, सेकंड में दिया है, तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे अगर, तो ये सेकंड में आपको मिलने वाला है
कितना मिल रहा है ये सेकंड में, ये आ रहा है 2.949 इंटू 10⁻⁸ ठीक है, 2.9 समथिंग समथिंग 94995 मतलब 949 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड्स पर सेकेंड। कैसे किया होगा कन्वर्ट? सब सिंपल है, 272 मल्टीप्लाइड बाय, ये दिन थे, हर दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 इंटू 60 इंटू, ऐसा आप भी कर सकते हो, तो आपने वो खुद ने करना है, फिर आंसर वही आएगा। 100% करके बता देता हूँ, आंसर तो वही आएगा। सिर्फ क्या है, 0.693 को आपने डिवाइड किया था किससे, 272 से। अब 272 से डिवाइड नहीं होगा, इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 आ गया, हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 डिवाइड करना है ना। हाँ तो आंसर सही आया क्या? नहीं, मतलब इधर कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, गड़बड़ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मुझे कैलकुलेटर करता है ऐसा काम, तो 1 डिवाइडेड बाय किससे, 272 इंटू 24 इंटू 1 डिवाइड ही नहीं कर रहा है ये, इट इज नॉट डिवाइडिंग। तो हम भी स्मार्ट काम करेंगे, फिर नहीं करना है तुझे मत कर, हम कुछ और फाइंड करेंगे। हाँ इनवर्स है ना, ये पावर है इधर, 272 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब ये आ गया, अब इसको हम रेस टू कर लेंगे -1, अब तो आना ही पड़ेगा, आ गया 4.2 इंटू 10⁻⁸ और 0.693 से मल्टीप्लाई होगा, 0.693 से मल्टीप्लाई होगा, 2.94 इंटू 10⁻⁸, 2.95 इंटू 10⁻⁸। तो कैलकुलेशंस बी केयरफुल। अब अच्छा है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अभी इजी है, अब आपके पास डीके कांस्टेंट है, तो फिर एवरेज लाइफ निकालना तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज एवरेज लाइफ? 1/1 इसका उल्टा, इसका उल्टा 272 बराबर ना, 272/0.693। वैसे बाय द वे ये डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या था, पर डे, तो फिर मीन लाइफ का क्या आएगा, डे। तो ये ज्यादा इजी है, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इसको सॉल्व कर लो। 272/0.693, 272 डिवाइडेड बाय 0.693, 392.49 डे में आ गया, कितना था, 392.49 डे। और एक चीज याद रखना, एवरेज लाइफ कभी भी हाफ लाइफ से ज्यादा होता है, एवरेज लाइफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ लाइफ। कितना था, 272, ये कितना आया, 392। ये डे में है, सेकंड में कन्वर्ट करना है अगर, तो बताओ अब, 24 इंटू 60 इंटू 60, 1 2 3 4 5 6 7, 3.3 इंटू 10⁻⁷। तो आंसर में भी होना चाहिए, है वही आंसर है, 3.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, 3.391 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, ये आ गया आपके पास एवरेज लाइफ। देन उसके बाद क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, इनिशियल n0। कैसे फाइंड करोगे, ये तो ज्यादा इजी है। कैसे, कैसे लिखा है मैंने यहाँ, फॉर्मूला लिख के दिया है आपको, ये देखो, ये NO इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी अपॉन लैम्बडा, बराबर। अब ज्यादा ज्यादा घाई करना नहीं, क्यों नहीं करना, व्हाट इज 1 अपॉन लैम्बडा, विच टाइम, वो तो तुमने फाइंड करके रखा है ना, मतलब तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ इनिशियल एक्टिविटी को एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल एक्टिविटी कितना है, दिया है 2 माइक्रो क्यूरी,
2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और क्यूरी मतलब 3.7 इंटू 10⁻⁹ 10 नहीं 9 37 लिखोगे, 37 बिलियन है तो यहाँ ये 10⁻10 होगा बराबर, ये 10⁻10 होगा। 3.7 टू 7.4, 7.4 और ये 10 पावर 4, तो यह जगह 7.4 इंटू 10 पावर 4, ये क्या है 7.4 इंटू 10 पावर 4, और ये टाउ कितना है टाउ 3.39 इंटू 10⁻, इसके लिए सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि n0 फाइंड करते वक्त ऐसा यूनिट चाहिए, डे इज नॉट ऐसा यूनिट, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वो 3.39 तो तुमने करके रखा है, सिर्फ उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 7.4 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 7.4 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 2.5 इंटू 10⁻8 और ये 4 12 10⁻12, तो आंसर भी यही आना चाहिए। हाँ, और 7 था ना उस नंबर में, कैलकुलेटर में था वो था उधर। हाँ तो बराबर है 2.5 इंटू 10⁻12, तो करेक्ट है, नॉट टू वरी, करेक्ट है। देन आखिरी चीज क्या फाइंड करनी है, एक्टिविटी 1 साल के बाद, तो फॉर्मूला भी रेडी है। तो एक्टिविटी 1 साल के बाद dn/dt इक्वल टू क्या आया, जल्दी बता फॉर्मूला, -λ n0, मैं माइनस लिखूंगा क्या, नहीं, e⁻⁻t, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 2.95 इंटू 10⁻⁻8, n0 कितना है अभी फाइंड किया, 2.5 इंटू 10⁻12, e⁻, वापिस लैम्बडा की वैल्यू लगने वाली है 2.95 इंटू 10⁻⁸, और t 1 साल 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, बस इतना छोटा कैलकुलेशन है। और इतना छोटा कैलकुलेशन मैं तो नहीं करने वाला, अब मैं लिखने वाला फाइनल आंसर, और ये आएगा आपका। अच्छा हाँ, एक काम तुम और कर सकते हो बाय द वे, you can actually find this with some other method also, कर सकते हो, you can find this with also some other method। कैसे, थोड़ा सा सोचो, आपको dn/dt पूछा है 1 साल के बाद, लेकिन आपको इनिशियल एक्टिविटी भी तो दिया है ना, हाँ तो उसका यूज तो कर सकते हो ना फिर, मतलब ये फॉर्मूला ही हम चेंज कर सकते हैं फिर, यू कैन चेंज दिस, कैसे, थिंक 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 हाउ, इनिशियल एक्टिविटी अगर आपके पास दिया है तो फिर टाइम कांस्टेंट है, ये तो हमने यूज किया है पहले, ये हमने यूज किया है, टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हो और e⁻⁻ को कांस्टेंट रखते हो, किया था कि नहीं सॉल्व, हाँ तो फिर यहाँ से फास्टर होगा, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल एक्टिविटी कितना है 2, कौन सा माइक्रो क्यूरी, तो इसको किसमें रखेंगे माइक्रो क्यूरी में, तो e⁻⁻λ की वैल्यू अभी देखी थी कितनी है 2.95 इंटू 10⁻⁻8, और टाइम इन 1 ईयर इज 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस तो कम हो ही जाएंगी, तो ऐसा कर सकते हो, यस यू कैन डू दिस, ये चलेगा, दिस इज करेक्ट, आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में, आंसर विल बी सेम। तो हमेशा याद रखना, हमेशा एक ही फॉर्मूला के पीछे पड़ना मत, मतलब यू कैन ऑल्सो थिंक सम अल्टरनेट वे, टाइम कांस्टेंट था तो आई कैन टेक दिस e⁻⁻ एज कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला चेंज कर दूंगा, आई विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, आई विल यूज समथिंग एल्स, और वो समथिंग एल्स है दिस वन, क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है सब सॉल्व करने के बाद 0.7 के आसपास कुछ आएगा, 0.7866 माइक्रो क्यूरी, करेक्ट है, डन। व्हाट अबाउट आंसर इन बैकवर्ड, 0.78 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकवर्ड, खत्म।
Done. This is how you are supposed to solve this question. अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कम कैलकुलेशन का है, लिटिल बिट लेस, बट इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड एज यू वर आस्किंग, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, इससे ज्यादा प्रोबेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशंस कम है तो मोर चांसेस दैट यू विल बी आस्क्ड सच क्वेश्चंस. A source contains two species of phosphorus nuclei. Two species of phosphorus nuclei बोलना, इसका मतलब वो आइसोटोप बता रहे हैं आपको. फॉस्फोरस के दो आइसोटोप है, वो एक सब्सटेंस है, सोर्स है, उसमें दो स्पीसीज है, दो आइसोटोप है, एक फॉस्फोरस 32 और एक फॉस्फोरस 33. फॉस्फोरस 3215 और फॉस्फोरस 3315 मतलब आइसोटोप्स है बेसिकली. ये फॉस्फोरस 3215 इसका हाफ लाइफ पीरियड है 14.3 डे और फॉस्फोरस 3315 का हाफ लाइफ है 25.3 डे. एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली 90% ऑफ द डीकेज आर कमिंग फ्रॉम 3215. 90% अगर 3215 से आ रहा है तो बचा हुआ 10% किससे आ रहा है? 33. हमारे पास एक सब्सटेंस था जिसमें फॉस्फोरस है, उसमें दो आइसोटोप है, एक 32 एक 33. Initially at time t equal to 0, 90% of the decays are coming from 32, तो बचा हुआ 10% from 33, phosphorus 33. How much time has to elapse for only 15% of the decays to be from 30 to 15? तो क्वेश्चन ऐसा है, अभी क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लो. दो स्पीसीज है, सब्सटेंस हमारे पास फॉस्फोरस है, उसमें दो आइसोटोप है. जैसे कार्बन लोग तो कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं ना. कार्बन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स. तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस लिया हमने, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स. वन इज 32 एंड अदर इज 33. मतलब दोनों का मास नंबर अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर अलग है, प्रोटॉन नंबर सेम है. तो इधर आइसोटोप्स. हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज 14.3 एंड अदर इज 25.3 डे. एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली 90% डी के कहाँ से मिल रहा है आपको? 32p से. तो बचा हुआ 10% किससे मिलेगा? इन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम हैज टू इलैप्स, कितने टाइम के बाद 32p में से 15% डीके मिलना चाहिए. तो 85 कहां से मिलेगा? 33. ओके गुड. मतलब तुमको यहां से ये भी समझ में आ जाना चाहिए विच वन इज मोर रिएक्टिव. 32p, क्योंकि वो डीके फास्ट हो गया तो उसका क्वांटिटी कम हो गया, और 33 अभी भी डीके हो रहा है, तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मोर डीके विल कम फ्रॉम 33. तो पहले तो गिवन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. इट इज एसेंशियल दैट यू आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे टी हाफ दो है, एक पहले आइसोटोप का है, वो कितना है? 14.3 डे का है. और एक टी हाफ ये सेकेंड आइसोटोप का है, 25.3 डे का है. एंड देन हमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? टाइम. जिस टाइम पे 15% डीके मिल रहा हो 32 से और 85 33 से, तो दैट टाइम. तो विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? विच फॉर्मूला? विच फॉर्मूला? डीके बोला है तो डीके रेट. डीके तो डीके रेट मतलब n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी. पहले तो ये लिखो, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो. तो dn by dt. Then identify what is constant and what not is constant. And not is not constant, क्योंकि दो स्पीसीज है. पहले आइसोटोप का क्वांटिटी अलग होगा, दूसरे का अलग होगा. इनिशियल क्वांटिटी तो कांस्टेंट नहीं है. बराबर. आपको इन्होंने क्लियरली बता दिया इनिशियली इतना डीके यहाँ से आ रहा है और आफ्टर सम टाइम इतना डीके यहाँ से आ रहा है, तो टाइम कांस्टेंट है. बता दिया. जैसे उन्होंने बोला ना 1 साल के बाद एक्टिविटी फाइंड करो, इन्होंने क्लियरली पूछा है हाउ मच टाइम हैज टू इलैप्स. बराबर. करेक्ट. तो मेरा क्वेश्चन आपसे वापस वही है, will you take n0 as constant or you will take what constant? टाइम एज कांस्टेंट. सोचो. हाँ, टाइम के दो इंस्टेंसेस है. पहले भी तो था ना T1 एंड T2 था क्या? T1 एंड T2
हाँ, फिर यहाँ पे तुमने क्या बोला, टाइम वेरिएबल है, फिर इधर क्यों बोल रहे हो टाइम कांस्टेंट है? I will keep on confusing you until the time you answer me correctly. टाइम इनिशियल और टाइम फाइनल मतलब टाइम के दो इंस्टेंसेस है, मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं है। n0 कांस्टेंट है, लेकिन पहले स्पीसीज का n0 अलग से कांस्टेंट है, दूसरे का अलग से कांस्टेंट है, वैल्यूज अलग अलग है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n0 क्या रखोगे, बाहर रखोगे, और डेरिवेटिव किसका लोगे, e रेज टू माइनस लैम्डा टी का। वो कितना आता है, e रेज टू माइनस लैम्डा टी, साथ में क्या आएगा, माइनस लैम्डा। यहाँ तक क्लियर? मैं वापस एक बार बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों फास्फोरस है, इसलिए कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि फास्फोरस का जो इनिशियल क्वांटिटी है वो n0 है, नहीं, दो आइसोटोप है, एक का n01 है, दूसरे का n02 है, और उन्होंने क्लियरली बता दिया इनिशियली जो पहला आइसोटोप था 32 उसका एक्टिविटी ज्यादा है और दूसरे का कम है, और एट लेटर इंस्टेंट बोला ना, मतलब टाइम इज वेरिएबल नाउ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्लियर हुआ ये? गुड। देन अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग हाफ लाइफ है, तो डीके कांस्टेंट भी दो अलग अलग बनेंगे। तो पहला डीके कांस्टेंट होगा 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, तो यह आ जाएगा 0.693, व्हाट इज टी हाफ ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, 14.3 डे, तो ये पर डे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है डिनोमिनेटर में, तो यूनिट क्या आ जाएगा, पर डे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना हो तो सिर्फ तब उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना, नहीं तो रहने देना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज लैम्डा 2, 0.693 अपॉन टी हाफ 2, तो 0.693 अपॉन 25.3 पर डे, तो ये दो मिल गए। और एक्टिविटी अब हियर ऑनवर्ड्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट, तो यहां से आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। dn/dt इसका फॉर्मूला है हमारे पास, यस, लेकिन क्योंकि दो स्पीसीज थे, अब तुम अगर शांत नहीं बैठे सही तरीके से तो तुम दो स्पीसीज को मर्ज करके सिंगल कर दूंगा, मैं फ्यूज बना दूंगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे ह्यूमन फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। तो dn/dt भी दो आएंगे ना, क्यों दो आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज है, तो dn/dt 1 एंड dn/dt 2। भाई कुछ जा रहा है दिमाग के अंदर की सब बाउंसर बाउंसर है, फास्फोरस। हाँ, तो अभी बाउंसर को थोड़ा स्लो कर देता हूं मैं। दो आइसोटोप थे फास्फोरस के, एक P32 एक P33, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पहले का हाफ लाइफ 14.3 डे, दूसरे का हाफ लाइफ अलग, तो डी के कॉन्स्टेंट भी अलग। इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पे किसका एक्टिविटी ज्यादा है, पहले आइसोटोप का, तो 90% डी के कहां से आ रहे हैं, फर्स्ट, तो दूसरे से कितने आ रहे हैं, 10%। कुछ टाइम के बाद सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा, तो एक्टिविटी पहले सैंपल का हो जाएगा कम, अब मिलेंगे 15%, तो दूसरे सैंपल से कितना मिलेगा, 85%। गिवन दिस मच, कितने टाइम के बाद ये सिचुएशन रिवर्स होगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो हमने स्टार्ट कहां से किया, गिवन डेटा में टी हाफ है दोनों, फाइंड करना है टाइम, फॉर्मूला पता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कांस्टेंट कौन है, n0। आइसोटोप 1 का n0 अलग से कांस्टेंट है, आइसोटोप 2 का n0 अलग से कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो आइसोटोप है। कांस्टेंट क्या नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि क्लियरली बोला है इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, मतलब टाइम इज चेंजिंग, तो टाइम वेरिएबल, तो डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव लेने के बाद फॉर्मूला बन गया माइनस लैम्डा n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। यहाँ तक क्लियर? अब क्योंकि डीके कांस्टेंट दो थे, मतलब हाफ लाइफ दो थे, तो डीके कांस्टेंट कितने आएंगे, दो, क्योंकि डीके कांस्टेंट क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो पहले का अलग से डीके कांस्टेंट है और दूसरे का अलग से डीके कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर? अब जब आपको परसेंटेज दिया होता है ना, परसेंटेज, तो परसेंटेज नॉर्मली ये कंपैरिजन के लिए होता है, पहले की एक्टिविटी 90% तो दूसरे की कितनी, 10,
dn में dt 1 क्या है, पहले की एक्टिविटी है, और ये क्या है, सेकंड की एक्टिविटी है, लेकिन कब, एट t इक्वल टू 0 इनिशियली। इसका एक्टिविटी कितना था, 90% था, इसका कितना है, तो रेशियो मिल गया, क्या मिल गया, 9/1। लेकिन मेरे को पता था कि dn में dt लगने वाला है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले से फॉर्मूला बना के रखा, क्या है ये, माइनस लैम्डा n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस लैम्डा n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t। लेकिन ऊपर क्या है, 1, इसका डीके कांस्टेंट क्या है, इसका इनिशियल क्वांटिटी क्या है, n0 1, और टाइम तो हम वैसे भी क्या बोले हैं, 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0। व्हाट इज e रेज टू 0, 1। ज्यादा क्लियर, ये रेशियो क्या है, 9/1, e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 1, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल गया लैम्डा 1 n0 1 अपॉन लैम्डा 2 n0 2 इक्वल टू 9/1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। लेकिन हमारे पास एक्टिविटी का और एक इंफॉर्मेशन है, वो है लेटर टाइम इंस्टेंट पे। तो हमारे पास लेटर टाइम इंस्टेंट पे एक्टिविटी का और एक इंफॉर्मेशन है, एट टाइम इंस्टेंट t। क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 15% है, ये कितना है, 85% है, 3 एंड 17 बराबर। जैसे यहाँ पे तुमने dn बाई dt का फॉर्मूला यूज किया, वहां पे भी यूज करोगे, कर लो, करो। माइनस लैम्डा 1 n0 1 e रेज टू माइनस लैम्डा 1 t, t1 मत लिखना, t माइनस लैम्डा 2 n0 2 e रेज टू माइनस लैम्डा 2 t इक्वल टू 3/17, माइनस माइनस लैम्डा 1 n0 1 अपॉन लैम्डा 2 n0 2, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, क्यों, इक्वेशन 1 से मेरे पास उसकी वैल्यू है, बराबर। e रेज टू माइनस लैम्डा 1 t, इसको लेके जाते हैं ऊपर, e रेज टू लैम्डा 2 t इक्वल टू 3/17, ये कितना है, 9/1, e रेज टू t बाहर, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 3/17, 1 एंड 17 3 51, कितना, 51। तो e रेज टू t लैम्डा 2 क्या था, भूल गए, 0.693 अपॉन 25.3, हाँ क्या, यस। और ये कितना था, 0.693 अपॉन 14.3 इक्वल टू 1/51। तो ये सिर्फ 3 को इधर लेके आया मैं, 17 इंटू 3 51 आता है, और मैंने सिर्फ क्या किया, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डन। क्लियर। अब पहले तो 1/51, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/51, 1/50 पूछ रहा हूं मैं आपसे, 1/50 0.02, वेरी गुड। तो 1 डिवाइडेड बाई 51 0.019, तो जो राइट हैंड साइड है ना, ये 0.019 है, और ये एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल अगर हटाना हो, लॉग, कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, तो ये 0.019 का क्या लेंगे हम, नेचुरल लॉग लेंगे। इसका क्या लेंगे, इसका नेचुरल लॉग लेंगे, कितना आया, माइनस 3.931, माइनस 3.931, और ये आ जाएगा t 0.6, एक काम करते हैं ना, 0.693 कॉमन दिखता है क्या हमको, हाँ, तो 0.693 कॉमन, और साथ में t, और 1/25.3 माइनस 1/14.3, 1/25.3 का रेसिप्रोकल ये आपको लॉग बुक में मिल जाएगा, 14.3 का रेसिप्रोकल लॉग बुक में मिल जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 25.3 माइनस कितना, 1 डिवाइडेड बाई 14.3 माइनस 0.034304, 0.693t माइनस 0.0304 इक्वल टू माइनस 3.931, माइनस माइनस हो गया,
प्लस हमको क्या चाहिए था टी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों सॉल्व? क्योंकि टी को इधर रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो 3.931 अपॉन 0.693 इंटू 0.0304। तो जो भी टाइम आएगा वो देख लेते हैं, कितना टाइम आ रहा है देख लेते हैं, जस्ट सी। तो क्या था बताओ, बताओ क्या था? 3.931 डिवाइडेड बाय 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 0.0304, ऐसा था वो 186.59 186.59। क्या दिन? क्यों दिन? क्योंकि हमने सब कुछ किसमें रखा है? डेज में रखा है। करेक्ट। यू नो व्हाट इज एग्जैक्ट आंसर? 186.6। हो गया हमारा आंसर, खत्म, डन। एंड ऑफ द स्टोरी एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर।